स्पर्धा की यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इतिहास की सीरीज चला रहे हैं हम लोग। तो इतिहास में कल हमने आपको बताए थे कि 3 भाग होते हैं। इतिहास के 3 भाग हैं, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। इसके बाद इतिहास में फिर 3 पार्ट हो जाते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जैसे ही शासन पद्धति बदलती है, इतिहास का युग बदल जाता है। प्राचीन काल का जो युग होता है पाषाण काल शुरू होता है, और जब तक हिंदू शासक होते हैं, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, तब तक जो शासन व्यवस्था होती है बदलती है। इसके बाद यहाँ तक का इतिहास होता है प्राचीन भारत का इतिहास। जैसे ही भारत पर आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, यहाँ शासन व्यवस्था शुरू करता है, तो यहाँ का इतिहास शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 पार्ट में डिवाइड है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में जो शासक होता है वो कहलाता है सुल्तान। क्या कहलाता है? सुल्तान कहलाता है। और क्वेश्चन ये आ जाए कि सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? सल्तनत काल में पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। 1192 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जो शासन काल चला उसको इतिहास में कहा गया है सल्तनत काल। क्या कहा गया है? सल्तनत काल कहा गया है। 1526 से लेकर 1857 तक जो युग चला उसको कहा जाता है इतिहास में मुगल काल। क्या कहा जाता है? मुगल काल कहा जाता है। इसमें शासक कहलाता है बादशाह, कहीं कहीं बादशाह भी मिलता है। शासक बादशाह कहलाता है। सल्तनत काल में जो शासक होता है वो सुल्तान कहलाता है। इतना डिफरेंस है। शासन व्यवस्था चलती है, सल्तनत काल में जो शासक कहलाता है सुल्तान कहलाता है। इसके बाद जो नया शासन व्यवस्था है वो आधुनिक भारत शासन काल है। आधुनिक भारत का जो शासन काल है उसमें अंग्रेज आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज आने के बाद शासन व्यवस्था सुधर जाती है। जो इतिहास है, अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था संभालते हैं, उस समय का इतिहास कहलाता है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या कहलाता है? आधुनिक भारत का इतिहास। जो चलता है 1757 से 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद नेहरू युग आता है। 1947 से 1964 तक नेहरू युग है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में नेहरू युग तक माना जाता है। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चलती रहती है। इसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है, नेहरू युग आ जाता है। तो इस समय तक 1964 तक चलता है आधुनिक भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास सल्तनत काल शुरू होता है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाई जाएगी नीचे की ओर। शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है गुड़ खा तसले में बहु आज सहो। पूरी एक शॉर्ट ट्रिक है जो पूरी मध्यकाल को दर्शाती है। अगर आप इसको इसी तरह से कर लेंगे याद तो याद हो जाएगा आपको। गुड़ खा तसले में, गुड़ का मतलब होता है यहाँ पर गुलाम वंश। गुड़ का मतलब क्या हो गया? गुलाम वंश। गुलाम वंश जो चलता है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की एक खासियत है कि इसमें जो भी राजा बना उसने कभी ना कभी किसी भी शासक की गुलामी की है, यानी कि उसने दास बनाया गया है और वो कभी ना कभी गुलाम रहा है। भारत में दास प्रथा थी। भारत में क्या थी? दास प्रथा। दास और गुलाम में थोड़ा अंतर है। दास भारत में जितने भी मतलब ऐसे लोग जो दास थे उनको कभी भी अगर वो बीमार हैं तो उनसे काम नहीं लिया जा सकता था। लेकिन गुलाम के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। दास के जीवन को दांव पर नहीं लगाया जा सकता था। उसको ऐसे कामों में, यानी कि दास को चोरी काम में लगाया जा सकता था, ऐसे काम नहीं करा सकते। गुलाम के लिए दास का मतलब है व्यक्ति के काम पर अधिकार, उससे कार्य करा सकते हैं। और गुलाम का मतलब जीवन पर अधिकार। गुलाम का मतलब है उसके जीवन पर अधिकार है। प्राचीन काल में लोग अपने गुलामों को आपस में, जैसे 2 लोग जमींदार हैं उनके पास गुलाम है, तो वो अपने मनोरंजन के लिए गुलामों के जीवन को भी दांव पे लगा देते थे। तलवार देके कि एक दूसरे को मारो, हमें देखना है। तो इस तरह से गुलाम में और दास में थोड़ा अंतर है। 1206 ईस्वी में से लेकर 1290 ईस्वी तक जो प्रथम शासक होता है वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सेना नायक बना रहा। इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी। जब उसके लोगों ने पूछा कि तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य है,
इस साम्राज्य का मालिक आपके बाद कौन होगा? तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि मेरे गुलाम ही मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारी होंगे। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को उसको जो सबसे प्रिय था, सबसे प्रिय उसका जो गुलाम था, वो बना यहाँ का शासक, यानी कि सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो शासक बना। शासक बनने के बाद उसने कभी भी सुल्तान की परिधान नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता रहा। क्वेश्चन आ जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर क्वेश्चन आ जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसका नाम है इल्तुतमिश। यहाँ संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में थोड़ा अंतर होता है। वास्तविक संस्थापक वो होता है जिसने साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था कैमूर्स। अंतिम शासक था कैमूर्स, जिसको 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर गुड़ खा तस्लीम है। तो यहाँ पर अगला जो शब्द आता है वो खा, खा से मतलब खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चला। इसका प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इस वंश का अंतिम शासक था मुबारक खिलजी। अगर क्वेश्चन जाए खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो सबसे मजबूत शासक होता है वही वास्तविक शासक होता है। अंतिम शासक इसका था मुबारक खिलजी, जिसकी हत्या 1320 ईस्वी में किसने कर दी थी? खुसरो खां ने कर दी थी। और इसके बाद वंश शुरू होता, अगला शब्द आता ता। अगला शब्द आता क्या आता? ता। ता से आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चलता है। इसका प्रथम शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में। और इसका अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक था तो ये अंतिम शासक हो जाता है। इसी के समय भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने। किसने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन आ जाए भारत पर किस शासक के समय में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के दौरान भारत में कुछ लोग थे जिन्होंने तैमूर की सहायता की थी। उन्हीं में एक का नाम था खिज्र खां। तो जब तैमूर भारत से वापस जाने लगा तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि के तौर पर खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया। खिज्र खां को शासक बना दिया। तो सैयद वंश, सासे सैयद वंश, सैयद वंश जो चला है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश चला है। सैयद वंश उसका अंतिम शासक जो था आलम शाह था। आलम शाह ने बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक था, उसके पक्ष में अपना शासन त्याग दिया था। लोदी वंश, यहाँ पे ला आता है तो लाश हो जाता है लोदी वंश। इतिहास में कहा जाता है कई ऐसी घटना है जिससे माना जाता है कि लोग जो प्रार्थना करते हैं उसमें सच्चाई होती है। लोदी वंश का जो शासक होता है, जिसका संस्थापक होता है, जिसका नाम था बहलोल लोदी। शुरुआत में बहलोल लोदी जो था घोड़ों का सौदागर था। घोड़ों का सौदागर था। अफगानिस्तान तुर्क से घोड़े खरीद कर भारत में बेचने आता था। ये भारत में घोड़े बेचता था। घोड़े बेचने के दौरान एक बार जब दिल्ली से वापस जा रहा था तो रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक फकीर मिला इसको। फकीर ने कहा जो भी व्यक्ति अपनी पूरी दौलत जितनी भी उसके पास मुझे दे दे और दिल्ली की सल्तनत ले ले। तो बाकी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। बहलोल लोदी का बचपन का नाम जो था बल्लू था। इसने उस पर विश्वास किया फकीर पर और अपना पूरा पैसा दे दिया। तो इस तरह से थोड़े दिनों के बाद उस फकीर की भविष्यवाणी सही हो गई और जो बहलोल लोदी जो था वो दिल्ली का सुल्तान बना। जब हम बहलोल लोदी बताएंगे तो पूरी कहानी बता देंगे आपको। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी, प्रथम शासक। और इस वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर के हाथों पराजित हुआ। इस तरह से भारत में जो सल्तनत काल जो था वो यहाँ से गुलाम वंश शुरू होता है और लोदी वंश पे खत्म होता है। इसके बाद अगला जो शब्द आता है मैं से लेकर मैं बहु आज सहो, जी पार्ट अभी आगे बता रहे हैं हम आपको। इसमें क्या है? मैं से मतलब आ जाता है मुगल काल। मैं से शब्द आ जाता है मुगल काल। मैं शब्द से क्या आता है? मुगल काल। मैं से हो जाता है मुगल काल। मुगल काल कब से कब तक चला? मुगल काल चला 1526 ईस्वी से 1857 की ईस्वी तक। पहला शासक होता है बाबर। बाबर के बाद जो अंतिम शासक होता है बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक होता है जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो अंग्रेजों ने कहा जे इंडिया में रहेंगे तो परेशान करते रहेंगे, तो उनको ले जाकर उन्होंने
रंगून में रख दिया। रंगून भारत के संपर्क में इतने ज्यादा संपर्क में नहीं था, लोग उस समय संपर्क में ज्यादा नहीं रहते थे। मुगल काल में, तो मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा मुगल काल। पहला शब्द है बा से मतलब बाबर। जितने भी शासक हुए सबके नाम अलग अलग होते हैं, हम लोग उन्हें बाबर के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका नाम पूरा था नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन नाम था। क्वेश्चन आ जाए बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हु से शब्द आता है, हु से शब्द आता है हुमायूं। हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका जो बाबर का जो शासन काल था वो 1526 से 1530। हुमायूं का शासन काल था 1530 से 1556। बीच में 1540 के लगभग हुमायूं हार जाता है, बाहर जाता है, फिर वापस आता है, फिर शासन संभालता है। तो हुमायूं का शासन बीच में डिस्टर्ब हुआ। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया और शासन किया। इसके बाद हुमायूं वापस आता है। डाउनफॉल इसके जीवन में, हुमायूं शासन काल में बहुत डाउनफॉल रहा। इसके बारे में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था लेनपूल। लेनपूल ने कहा कि एक शासक जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। हुआ क्या था, तो हुमायूं की जो मौत हुई थी, हुमायूं शेरे मंडल एक पुस्तकालय था, वहां पर ये किताबें पढ़ता था। शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरकर ये मर गया था हुमायूं। तो लेनपूल ने कहा कि एक शासक जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। तो अगला जो शब्द आता है वो आता है आज से मतलब अकबर। अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शासन काल होता है 1556 से 1605। अगर क्वेश्चन आ जाए मुगल काल का संस्थापक कौन था, तो मुगल काल का संस्थापक था बाबर। अगर क्वेश्चन आ जाए मुगल काल का वास्तु संस्थापक कौन था, तो वास्तु संस्थापक था अकबर, क्योंकि अकबर ने इस साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसने जलाली नामक सिक्का भी इसलिए चलाया था क्योंकि इसका नाम था जलालुद्दीन। तो इसका शासनकाल होता है 1556 से 1605। अगला शासक होता है जासिर जहांगीर। जहांगीर का जो नाम होता है वो दूसरा नाम था सलीम। वह क्या था, अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में एक संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था जहांगीर का। इसलिए जो अकबर था वो शेखू बाबा के नाम से पुकारता था जहांगीर को। किस नाम से पुकारता था, शेखू बाबा, यानी कि शेख सलीम चिश्ती का जन्म ही मानता था वो। सलीम का जो शासनकाल रहा 1605 से 1627। अगला शासक जो होता है, अगला शब्द आता है सह। सह से नाम आता है शाहजहां का। शाहजहां का नाम जो था वो दूसरा नाम था शहाबुद्दीन। शासनकाल रहा 1627 1658। इसके बाद आती है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा से नाम आता है औरंगजेब का। 1600 जो शाहजहां का शासनकाल था 1627 से 1658। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब का दूसरा नाम था मुहिउद्दीन। इसका नाम जो था मुहिउद्दीन था, आप लोग नोट कर लें। इसका नाम था मुहिउद्दीन। इसका नाम था मुहिउद्दीन नाम था। तो औरंगजेब जो शासनकाल होता है 1658 से 1707 इसका शासन रहता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मुगल काल में या मुस्लिम में पीर उसको कहा जाता है जो गुरु होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है पीर, लेकिन उसको जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब को कहा गया जिंदा पीर, यानी कि औरंगजेब ने अपने जीवन काल में इतना मतलब अच्छे काम करे हैं उसको जिंदा पीर के नाम से, यानी कि ऐसी प्रेरणा मिले जिसको जिंदा पीर के नाम से माना गया उसको। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका इतिहास की परिभाषाएं। अगला टॉपिक आता है इतिहास की परिभाषाएं। इसके बाद इतिहास की परिभाषा महाभारत के अनुसार, जो इतिहास की परिभाषा है महाभारत के अनुसार वो है ऐसी रुचिकर कथा, यानी कि ऐसी स्टोरी रुचिकर हो और जिससे व्यक्ति को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिले, यानी कि पुरुषार्थ करने की शिक्षा मिले। ऐसी रुचिकर कथा जिससे व्यक्ति को पुरुषार्थों की शिक्षा मिल सके, उसको कहा गया इतिहास। किसमें कहा गया, महाभारत में। महाभारत में कहा गया ऐसी घटनाएं जिनसे व्यक्तियों को रुचि उत्पन्न हो और अच्छा करने की प्रेरणा मिले, ऐसी कथाओं को कहा गया इतिहास। पुरुषार्थ का मतलब होता है, पुरुषार्थ होते हैं 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ का मतलब होता है मानव के जीवन के लक्ष्य, मानव के जीवन का लक्ष्य, यानी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले और रुचिकर हो, ऐसी कथा ही इतिहास कहलाती है। अगर ये 2 शर्तें ना हो, यानी कि रुचिकर ना हो तब भी इतिहास नहीं है, और प्रेरणा ना मिल सके तब भी इतिहास नहीं, यानी 2 शर्तें पूरी होती हो, एक तो वो रुचिकर हो और दूसरा प्रेरणा मिले,
इसके बाद इतिहासकारों ने इतिहास की परिभाषाएं लिखी हैं। जो इतिहासकारों ने इतिहास की परिभाषा बताई है वो है घटनाओं का क्रमबद्ध और सुसंगठित अध्ययन इतिहास कहलाता है। घटनाओं का क्रमबद्ध और सुसंगठित अध्ययन, यानी कि अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो क्रमबद्ध आएगी घटनाएं, सुसंगठित आएंगी। इतिहास का जो पाठन है, अध्ययन है, वो सुसंगठित होना चाहिए। घटनाओं का क्रमबद्ध और सुसंगठित अध्ययन इतिहास कहलाता है। मानव के विकास का क्रम जानने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। मानव का विकास किस तरीके से हुआ है, इसका क्रम पता चलता है हमें इतिहास के द्वारा। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको सुधार करवाने हैं या जो भी कमेंट करते रहें आप, और जुड़ें। और जब भी लाइव क्लास चले कोशिश किया करो लाइव क्लास आया करो आप लोग ज्यादातर। और इसका वीडियो तो मिल ही जाता है आपको, लेकिन लाइव आओगे तो ज्यादा सही रहेगा, और आपका जो सुझाव होगा उसको तुरंत टेक्निकल टीम फॉलो करवाएगी। आप ऐसा कर, जैसे ही लाइव आए तो लाइव क्लास अटेंड किया करो आप लोग। और जितने भी आपके मतलब जितने भी दोस्त हैं आपके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS PCS के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे BED की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की भी, SI, जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें इतिहास बहुत कंपलसरी आता है GS में। तो कोशिश किया करो आप उन तक ये वीडियो कैसे भी पहुंचाएं। मानव के विकास का क्रम, मानव के विकास के क्रम को जानने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। जैसे भी मानव का विकास आपको पता करना हो तो उसका क्रम अगर आपको पता करना है तो इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। ईसा मसीह के जन्म की तारीख से ही इतिहास की तिथियों का तिथीकरण किया गया है, यानी कि इतिहास की तिथियों को, इतिहास की घटनाओं को दो तरह से बदला गया है। कैसा बदला गया है? कुछ घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई हैं उनको ईसा पूर्व में रखा गया है, और जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई हैं उनको AD में रखा गया है। तिथीकरण का विभाजन ईसा मसीह के जन्म को ही माना जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में जो कैलेंडर चला है इसको कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन एक पोप थे रोम के जिन्होंने एक कैलेंडर बनाया था। प्राचीन काल में एक रोम में एक पादरी थे जिन्होंने क्या किया, प्राचीन काल में जो महीने थे वो 11 महीने थे। 11 महीने थे प्राचीन कैलेंडर में, लेकिन कोई महीना 32 का होता था, कोई महीना 35 दिन का भी होता था, कोई 36 दिन का भी होता था। इस तरह से महीने का क्रम नहीं था, जो पादरी कह देते थे उसी को लोग मान लेते थे। लेकिन ग्रेगोरियन एक पोप हुए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, प्रत्येक महीने को 30 और 31 दिन में डिवाइड किया। प्रत्येक महीने को कितने दिन में डिवाइड किया? 30-31 को। 30-31 के हिसाब से डिवाइड किया। फिर जो शेष दिन बचे वो बचे 28। शेष दिन कितने बचे? 28। इसके लिए नया महीना बनाया फरवरी। नया महीना कौन सा बनाया? फरवरी। फरवरी एकदम नया महीना है, प्राचीन कैलेंडर में नहीं मिलता। फरवरी नया महीना बनाया, और जो उतार चढ़ाव होगा दिनों का वो फरवरी में ही रखा गया, यानी कि फरवरी 28 की भी होगी और कभी कभी लीप ईयर में 29 दिन की हो जाएगी। तो नया महीना बनाया। जितनी महत्वपूर्ण दिन है, मतलब नए नए दिन आए हैं वो सब फरवरी में रखे गए हैं। जितने भी डे हैं वो सब रखे गए फरवरी में। तो तिथीकरण का विभाजन जो किया गया वो ईसा मसीह के जन्म से किया गया। हमने आज आपको जो जितनी बताए हैं इसमें जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं फिर हम आपको शुरू से बता दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आप एक बार फिर अपनी कलम उठाएं। क्वेश्चन आता है, इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास कब तक रहा? तो 1192 तक रहा। फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास के कौन से दो पार्ट हैं? एक पार्ट है सल्तनत काल और दूसरा पार्ट है मुगल काल। सल्तनत काल में शासक क्या कहलाता? सुल्तान कहलाता था। मुगल काल में क्या कहलाता था? बादशाह कहलाता था। फिर आता है अंग्रेजी शासन व्यवस्था आती है, तो हमारा आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। ये कब से कब तक रहा? 1757 से 1964 तक। लेकिन भारत स्वतंत्र 1947 में हो गया था। उसके बाद जो शासन व्यवस्था रही है वो नेहरू युग रही है। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो 1757 से 1964 तक रखा गया। इसके बाद अगली जो प्रोसेस आती है इतिहास में वो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको, संस्थापक बताए हैं, वास्तविक संस्थापक बताए हैं आपको। इसमें आता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कैमुस था। फिर खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अंतिम शासक कौन था? मुबारक खिलजी था। इसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह।
फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासक, प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक था खिज्र का, जिसको तैमूर ने शासक बनवाया था। वो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, लेकिन आलम शाह ही लिख लो आप, इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। फिर इसके बाद जो वंश आता है वो लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन होता है? बहलोल लोधी होता है। अंतिम शासक कौन होता है? इब्राहिम लोधी होता है। इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया और मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन हुआ? मुगल वंश का संस्थापक हुआ बाबर। बाबर का प्राचीन बाबर का जो पहला नाम क्या था? बाबर का पहला नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का अर्थ होता है शेर। इसके बाद अगला शासक होता है हुमायूं। हुमायूं का नाम जो था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और हुमायूं के बाद जो शासक बनता है वो बनता है अकबर। तो क्वेश्चन आ जाए मुगल काल का वास्तु संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का वास्तु संस्थापक अकबर ही था, इसका नाम था जलालुद्दीन। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन। अगला जो शासक आता है जहांगीर, इसका नाम था सलीम। तो कभी कभी आता है कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, इसका वास्तविक नाम था सलीम। जहांगीर के बाद अगला शासक जो बनता है उसका नाम था शाहजहां। तो शाहजहां का वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन। शाहजहां ने जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया था, ध्यान रखें आप, क्योंकि इसके बाद अगला शासक होता है औरंगजेब, जिसका था नाम मोहिउद्दीन, इसको कहा जाता है जिंदा पीर। और इस तरह से आपका जो इतिहास है आप इसको बराबर इसमें क्वेश्चन आप करते रहें। परिभाषाओं में महाभारत की परिभाषा आपको बताई गई है, ऐसी रुचिकर कथा जिससे व्यक्ति को पुरुषार्थों की शिक्षा मिल सके, वो कहलाती है इतिहास। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि रुचिकर भी हो और उससे प्रेरणा भी मिले, पुरुषार्थों की प्रेरणा मिले, अच्छा करने की प्रेरणा मिले, तो उसको कहते हैं इतिहास। तो इतिहासकारों ने बताया घटनाओं का क्रमबद्ध उत्संगत अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो क्रमबद्ध होगा इतिहास। इतिहास का मतलब है क्रमबद्ध विषय, एक दूसरे से जुड़ी हुई घटना है। अगर दो घटनाएं घटी है तो इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो ये बता देंगे कौन सी घटना पहले घटी है, कौन सी घटना बाद में घटी। तो इतिहास तो ऐसे, तो आज हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताए, ईसा मसीह के बारे में बताया आपको। तो आप इसमें कमेंट करते रहें और बराबर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी दोस्त आपके जानने वाले रिश्तेदार जितने भी हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचाएं। हम आपका सहयोग करते रहेंगे और आप इसको शेयर करते रहें, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। आप हमारा सहयोग करें और लाइक जरूर करें, आप लाइक करते रहें। धन्यवाद।